So, hello students. This is Dr. Ankur Srivastav. I'm from Jivaji University, and today we are going to discuss a new topic on the concept of environmental degradation, अर्थात पर्यावरण अपघटन की अवधारणा। हम आज इस पर डिस्कस करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं पर डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे, इसके अन्य पक्ष क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और ओवरऑल हम इस टॉपिक को अपने 360 डिग्री मोड पर पढ़ने का और समझने का आज हमारा प्रयास होने वाला है। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ये बहुत यूज़फुल टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय क्षरण की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसका अर्थ क्या है हम इसको समझते हैं। ये जो शब्द है एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, ये वास्तव में एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट आती है। यानी हमारे जो प्रकृति में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, रॉक सिस्टम है, इन सबकी क्वालिटी में गिरावट आती है, क्वांटिटी में भी गिरावट आती है, बट इसकी जो एक एक वैल्यू होती है, इसकी जो मेन इसका जो नेचर होता है, इसका जो मेन इसका जो क्वालिटी होती है, उसमें धीरे धीरे शनय शनय धीरे धीरे इसमें जो है वो गिरावट आती जाती है और संसाधन एक तरीके से लुप्त से होने लगते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ सकती है। एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है, नो डाउट ये पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है और ये पारिस्थितिकी तंत्र में भी संतुलन बिगाड़ती है। यह गिरावट प्राकृतिक कारणों और मानव जनित गतिविधियों दोनों के कारण होती है। देखिए, पर्यावरण का जो क्षरण की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में इसमें केवल मानव की गतिविधियां ही नहीं, प्राकृतिक गतिविधियां भी ऐसी होती हैं जो बाई नेचर होती हैं और स्वयं प्रकृति में भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी वजह से पर्यावरण में अपघटन की प्रक्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि जो जल है, वायु है, मिट्टी है और जो जैव विविधता है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो लाइफ सस्टेन किए हुए है पृथ्वी, उसमें उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न होने लगता है। तो ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन किसी एक चीज़ का डिग्रेडेशन नहीं है, ये इन टोटलिटी पूरे ही जिसे बोलते हैं पृथ्वी का एक तरीके से डिग्रेडेशन है। ये इसमें सभी पक्ष जो हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने इसका अर्थ समझ लिया कि पर्यावरणीय क्षरण एक प्रोसेस है। इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी गुणवत्ता में गिरावट आती है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है इसमें, और इसके लिए प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियां दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों इसके सोर्स हो सकते हैं। और जो इसमें संसाधनों में जो कमी आती है उसमें जल, वायु, मिट्टी और जैव विविधता इसमें प्रभावित होती है और जीवन पर खतरा मंडराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय क्षरण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक ओवरव्यू ऑफ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तीन यहाँ पर दिए गए हैं ओवरव्यू। हाँ, तीन ही हैं। तो तीन यहाँ पर ओवरव्यू दिए गए हैं। पहला है भौतिक, दूसरा है जैविक और तीसरा है रासायनिक। ठीक है, हम जब भी देखिए पर्यावरण की बात करते हैं तो ये तीन पक्ष हमेशा से हमको अध्ययन करने होते हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है बायोलॉजिकल और तीसरा है केमिकल। अब देखिए, फिजिकल डिग्रेडेशन यानी भौतिक पर्यावरणीय क्षरण वो है जो कि नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, ये क्षरण उनमें होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़मीन है यानी कि भूमि है, जल है और वायु है। ठीक है, तो इनकी गुणवत्ता में गिरावट होने लगती है। इसमें हम पॉल्यूशन भी इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स the pollution of these components like land pollution, water pollution, air pollution, that is also a part of the physical degradation of the environment.
right? So we can say that pollution is also a form of degradation. इसका मतलब ये हुआ कि प्रदूषण जो है वो डिग्रेडेशन का ही एक भाग होता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि पॉल्यूशन डिग्रेडेशन का केवल एक कारण होता है। ठीक है। दूसरा आगे दिया हुआ है जैविक पर्यावरणीय क्षरण, यानी कि बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ये वो डिग्रेडेशन है जो लिविंग कंपोनेंट्स में होता है, जिसमें जीवों की संख्या में गिरावट होने लगती है और जैव विविधता का नष्ट होना इसमें शामिल होता है। दैट मीन्स कि जो भी इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो लिविंग कंपोनेंट्स में हो रहा है, उनकी संख्या में गिरावट हो रही है, या इन ए नटशेल वी कैन से दैट द बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। उस जगह की बायोडाइवर्सिटी पर प्रहार हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी किसी भी एक प्राकृतिक क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु वहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनकी जितनी भी प्रजातियाँ और उप प्रजातियाँ हैं, उन सभी प्रकारों को ले लिया जाए, उन सब की संख्या ले ली जाए, तो वो जो इन टोटलिटी पूरी जनसंख्या है वहाँ पे जो प्राणियों की और उनकी वैरायटी की, हम उसको जैव विविधता कहते हैं। और ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत फ्रूटफुल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि वो सस्टेन कर सके। ऐसा माना जाता है कि जिस प्राकृतिक क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा होगी, वहाँ पर पर्यावरण अपने संतुलन की उत्कृष्ट स्तर पर अपने आप को मेंटेन करता है। ठीक है। तीसरा इसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो कहता है कि रासायनिक पर्यावरणीय क्षरण भी होता है इसमें। तो जहाँ पर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, जहाँ पर जो वस्तुएं विशेष रासायनिक पदार्थों की बनी होती है, तो उनके कुछ रासायनिक भागों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जो कि उस वस्तु को, सॉरी, संसाधन को जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसमें जल, वायु और मिट्टी है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें कुछ जहरीली चीज़ें मिलने लगती हैं। हम इनको पॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो इसकी नेचुरल सेटिंग होती है जल, वायु और मिट्टी की, उसमें अगर बाहर का कोई तत्व आके मिल जाता है, तो उसकी नेचुरल स्टेट को डिस्टर्ब कर देता है, उसे थोड़ा-सा पॉल्यूशन क्रिएट करने लगता है उसमें, और उसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि विषैला बना देता है उसको। तो इस प्रकार से जो पर्यावरणीय क्षरण है, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 3 आधार हैं। पहला कि भौतिक पर्यावरण क्षरण हो रहा है, दूसरा जैविक पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, और तीसरा रासायनिक पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख घटक क्या-क्या हैं? पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख घटक क्या-क्या हैं? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशंस? तो इसमें हम निम्नलिखित जो पॉइंट्स हैं उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधनों की हानि, यानी कि लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। हमने पहले भी, इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि जब वन, जल स्रोत, जैव विविधता और खनिज संसाधनों की अत्यधिक दोहन से पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसको प्राकृतिक संसाधनों की हानि की संज्ञा देते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन हो रहा है, और वो अपनी संख्या में, उनकी गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जब किसी क्षेत्र में वनस्पति, वनस्पति का मतलब वेजिटेशन, यानी कि प्लांट्स, ट्रीज, फोना, ये सब चीज़ों को हम वनस्पति कहते हैं, और जीवों की संख्या में असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तो वह पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। तो हम इकोसिस्टम डिसबैलेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उस क्षेत्र में प्लांट्स, वेजिटेशन और जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो एनिमल्स बीइंग्स हैं, उनकी संख्या में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और वो पूरी तरीके से बैलेंस खो देता है। तो यहाँ पर डैमेज होता है इकोसिस्टम को। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आजकल विश्व पटल पर इसकी बहुत चर्चा हो रही है। वैश्विक तापमान वृद्धि, और जो ग्लेशियर्स हैं उनका पिघलना, और जो समुद्र का स्तर है उसमें वृद्धि होना, ये सब पर्यावरणीय क्षरण के गंभीर संकेत हैं। और वास्तव में अगर आप और हम देखें,
तो अभी इस दौर में हमारे पूरे पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों के क्षेत्रों में आप देख सकते हो कि कुछ मौसम के अलावा भी कुछ ऐसे बेमौसम घटनाएँ घटित होती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो, उसके हो जाने से हमारा जो ग्लेशियर सिस्टम है वो पिघल रहा है। उसकी वजह से नदियों का या समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, कई तटीय क्षेत्र डूब रहे हैं, और मौसम की जो एक साइकिल होती है प्रॉपर नेचुरल जो हुआ करती थी वो भी डिस्टर्ब हो चुकी है। कभी-कभी सर्दियों में भी गर्मी का एहसास होने लगता है, और कभी-कभी गर्मियों में भी आप देखो तो टेम्परेचर वेरिएशन होने लगा है, और ये बहुत प्रभावित करते हैं जीव-जंतुओं को, क्योंकि ये बीमारी करने वाले वायरसों को भी कई कई बार एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है? चौथा है प्रदूषण का बढ़ता स्तर। नो डाउट आपके और हमारी लाइफ में अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो उठते बराबर ही अगर हम किसी चीज़ से हमारा सामना होता है तो वो होता है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन आपको मैं बता दूं केवल घर के बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर आपके किचन से भी शुरू होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिसेस कैसी हैं, हमारी हैबिट्स कैसी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से आप और हम अब उतनी शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं जितनी पहले ले पाते थे। आज हमारे वायु में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो चुका है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कितने हार्मफुल ऑक्साइड्स हवा में मिल चुके हैं, जो हमारे फेफड़ों को और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी अब एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारक हो चुका है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो कल पुर्जे हैं, जो मशीनें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो काफ़ी आवाज़ करती हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, मार्केट में हम जाते हैं, शहरों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हॉर्न्स और गाड़ियों के जो ध्वनियाँ हैं उनकी आवाज़ से हमें बहुत इरिटेशन होता है। ज़्यादा लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहने से हमारी आँखें भी प्रभावित होती हैं, हमें बहरापन भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये कुल मिला के सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हैं ही, ये पर्यावरणीय क्षरण के लिए भी बहुत ज़िम्मेदार है। पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारण क्या-क्या हैं? देखिए, हमने पहले भी बताया है कि प्राकृतिक और मानव जनित कारण हो सकते हैं पर्यावरणीय क्षरण के, तो हम उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा-सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला तो भूकंप है, अर्थक्वेक्स है ना? भूकंप आप भली-भाँति जानते हैं कि जब अर्थक्वेक्स आता है तो ज़मीन क्रैक होने लगती है, जो हमारे ज़मीन के नीचे एथनोस्फीयर है, उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उनमें मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में भूकंप आता है, और यदि ये भूकंप रिक्टर पैमाने पर 5, 6, 7 होता है तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा भयावह हो सकता है और डेवास्टेटिंग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भूकंप प्राकृतिक सेटिंग्स पे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा भूस्खलन भी भूकंप का एक परिणाम हो सकता है। जल स्रोतों की हानि भी कई बार होती है, क्योंकि ज़मीन धसक जाती है तो अंडरग्राउंड वाटर का जो हमारा एक्सेस है वो भी ब्लॉक हो जाता है कई बार, और कई बार अनायास ही जो है ज़मीन से कुछ चीज़ें निकलने लगती हैं। मेरा मतलब है जैसे ग्राउंड वाटर मिल गया तो पानी पानी के साथ मिट्टी मिल गया तो वो फिर एक तरीके से वो दलदल जैसा, कीचड़ जैसा आ जाता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा। ये चीज़ें कॉमन है भूकंप के बाद कुछ शहरी क्षेत्रों में देखी गई हैं। ये पारिस्थितिक असंतुलन के लिए भी ज़िम्मेदार है। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। थैंकफुली हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं है, तो वी आर सेफ फ्रॉम दैट पार्ट, बट वोल्केनिक एरप्शंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जैसे जब ज्वालामुखी में से मैग्मा निकलता है, गर्म लावा निकलता है, तो वो विस्फोट के बाद जब आसपास के वनस्पतियों पे, जीव जंतुओं पर गिरता है तो उनको मार देता है, उनको नष्ट कर देता है, और इसके अलावा भी जो ज़मीन होती है, जो मिनरल रिच होती है, उसके ऊपर ये फैल जाता है लावा और उनको ब्लॉक कर देता है। हालाँकि जो लावा निकलता है उसमें खुद भी मिनरल्स होते हैं, बट उनका उपयोग कर सकें ऐसी स्थिति में आने में उन्हें समय लगता है। तीसरा है बाढ़ और सूखा। नो डाउट आप भी जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप अत्यधिक वर्षा से भूमि क्षरण भी हो रहा है, और कभी-कभी सूखा भी हो जाता है जिससे हमारी कृषि प्रभावित होती है और जल स्रोत भी प्रभावित होने लगते हैं। तो ये जो बाढ़ है, ये जो सूखा है, इनकी जो एक इर्रेगुलर साइकिल्स हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो हानिकारक हैं ही, ये हमारे वनस्पति के लिए भी हानिकारक हैं और जीव-जंतुओं के लिए भी हानिकारक हैं। पानी एक मुख्य स्रोत है,
जिस पर जीवन यापन होता है, जिस पर जीवन निर्भर करता है, और अगर पानी ही उपलब्ध नहीं होगा तो फिर थोड़ा-सा जीने के लिए हमारे लिए जो एक प्राकृतिक संसाधन होता है उसकी कमी के कारण हमारा जीवन यापन कठिन हो सकता है। चक्रवात और तूफान, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स, ये तो एक रूटीन की बात हो चुकी है कि हम अगर भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्टिनेंट, तो हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन है, एंड देन वेस्टर्न साइड में देखिए तो केरल, कर्नाटक एरिया है। तो इन क्षेत्रों में आपने देखा होगा कई साल लगातार तक जो है वो साइक्लोन्स आते रहे हैं, एंटी साइक्लोन्स आते रहे हैं। तो इनको कोई नाम भी दिया जाता है, कभी फाइयान, कभी कुछ नाम दे दिया जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे नाम दिए जा चुके हैं, आपने अखबारों में पढ़े होंगे, है ना? तो ये इस प्रकार से जो फैंग, हाँ, जैसे फैंग है ना? और फाइयान है, और इसके अलावा सुनामी, इस टाइप के जो वर्ड्स आपने सुने होंगे, ये एक्चुअल में चक्रवात और तूफान होते हैं जो कोस्टल एरियाज में हिट करते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था को और वहाँ के जीवन को और जान माल को बहुत हानि पहुँचाते हैं। और इसके अलावा ये पर्यावरण क्षरण तो करते ही करते हैं। तो ये नेगेटिव इसके जो हैं वो कारण हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेस, यानी कि मानव जनित कारण क्या क्या होते हैं पर्यावरण क्षरण के। तो सबसे पहले तो हमारा सबसे फेवरेट पॉइंट है कि वनों की कटाई, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आप इसके नेगेटिव कंसेक्वेंसेस से भली भांति परिचित हैं, आप इसको जानते हैं। जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, जो हमने एग्रीकल्चर को फैला लिया है, जो हमने इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर ली हैं, वो सब जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर ही हमने इसको इस्टेब्लिश किया है, और इससे हमें हमारा जो जलवायु है वो असंतुलन हो चुका है, असंतुलित हो चुका है। तो वनों की कटाई करने से सबसे ज़्यादा हमें हमने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, और उस गति से हमने पेड़ लगाए नहीं हैं, या ये कह लीजिए कि उतनी गति से वेजिटेशन प्रॉपर हो नहीं पाया है। इंडियन फॉरेस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये कहना है कि हमारे भारत के क्षेत्र के हिसाब से 33% वेजिटेशन कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट इवन मोर देन 20%। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। दूसरा है औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो औद्योगिकरण के बारे में आप सभी जानते हो कि फैक्ट्रियों की स्थापना की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है, और उनसे निकलने वाले जो विषैले रसायन होते हैं वो हवा में, पानी में और भूमि को जो है वो प्रदूषित करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिड रेन करते हैं। इसके अलावा धुंध छा जाता है, कभी कभी धुएं के साथ मिल जाता है, तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अ, आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनका कलर डार्क हो जाता है, लाइक मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं के कारण ताजमहल पीला पड़ने लगा था। तो इस चीज़ पर काफ़ी चर्चा हुई थी। उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड भी काफ़ी हुआ था। तीसरा है वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण। पेट्रोल डीजल से जो हमारी गाड़ियां चल रही हैं वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसके विकल्प के रूप में अभी आप देखो तो हम लोग सीएनजी प्रेफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडियन कंट्री में पेट्रोल डीजल्स की कार काफ़ी अभी यूज़ में है। फॉरेन्स में इनको रिप्लेस किया जा रहा है, और इंडिया में इसकी शुरुआत तो मुंबई से रिसेंटली अभी कल के अखबार में आ चुका है कि मुंबई में शायद सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियों को ही अलाउ किया जाएगा। दिल्ली का प्रदूषण स्तर देख के तो लगता है शायद पेट्रोल डीजल वाहनों को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 प्लस रहता है, जो कि हमारे लिए जानलेवा है। अगला है प्लास्टिक और ठोस कचरा। देखिए, प्लास्टिक कचरा जो है वो नष्ट नहीं होता है, ये बात सच है। प्लास्टिक कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको प्लास्टिक की थैलियाँ जो हम यूज़ करते हैं या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनको हम यूज़ ना करें, उनको अवॉइड करें। उनके सब्स्टिट्यूएंट्स देख लें, उनके ऑप्शंस हम देख सकते हैं। हम पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं, या जो भी नेचर के लिए अच्छा हो, हमको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, हमारे किचन से निकलता है,
कुछ सब्जी तरकारी के कच्चे जैसे छिलके होते हैं, बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, ये सब सॉलिड वेस्ट बनाते हैं और इनका उतना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबिलिटी नहीं होती है, तो ये प्रकृति में मिलके बहुत लंबे समय तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और ये सब मैन मेड होते हैं। तो हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, तो ज़्यादा बेटर है। अगला है खनन गतिविधियाँ यानी कि माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी आप जानते हैं कि जो हमारे ज़मीन की खुदाई करने के बाद जो मिनरल्स हमको मिलते हैं, वो भूमि कटाव के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इससे जल स्रोतों की भी हानि होती है और नो डाउट बायोडाइवर्सिटी बहुत प्रभावित होती है। खनन एक्टिविटीज़ वहाँ तक ठीक है जहाँ तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है और वो क्षेत्र भी निर्धारित हैं, चिन्हित हैं, जहाँ पर केवल सिंगल एक्टिविटीज़ होती है, लाइक सिंगरौली है, कोल फील्ड एरियाज़ हैं, है ना? आपके माइनिंग एरियाज़ हैं, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बैलाडीला है। ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रोफेशनल और नेशनल माइनिंग एक्टिविटीज़ चलती हैं, क्योंकि उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सधी हुई है। लेकिन इसके अलावा जो खनन चल रहा है, जो शहरी क्षेत्रों के आसपास चल रहा है या जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से खनन की गतिविधियाँ चल रही हैं, वो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान बहुत पहुँचा रही हैं। ठीक है? अब इसके प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं? इसके परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं? और इसके जो परिणाम होते हैं देखिए वो बहुत सीरियस हैं, बहुत लॉन्ग टर्म हैं, दीर्घकालिक हैं और लंबे समय तक इसका प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि मानव के स्वास्थ्य पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है इसका। अभी आप देख सकते हैं डब्ल्यूएचओ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बताया है अपनी रिपोर्ट्स में कि वायु प्रदूषण से जो सांस संबंधी रोग हो रहे हैं उसमें हमारे भारत में लोगों के फेफड़ों में कमजोरी आ रही है और फेफड़ों के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है? ये फेफड़ों की जो कमज़ोरी है ये दिल की बीमारियों को भी प्रमोट करती है। इसके अलावा शरीर के अन्य अंग भी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि फेफड़ा एक एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो रक्त में शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है और अगर फेफड़े ही खराब हो जाएँगे तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में शुद्ध ऑक्सीजन कैसे होगा? आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण से जल जनित रोग होते हैं। मोस्टली आपके और हमारे जो उदर संबंधी रोग हैं, उदर संबंधी कहें तो पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, अपच होता है, पेट में मरोड़ है, पेट की आंतों में जो सूजन सूजन है, इसके अलावा अल्सर हैं, इसके अलावा गैस्ट्राइटिस है, एमीबाइसिस है, giardiasis है। ये सब ऐसे रोग होते हैं जो कि गंदे पानी पीने से होते हैं और प्रदूषित जल पीने से होते हैं। ये वो रोग होते हैं जो आपके आंतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे आपका शरीर प्रभावित होता है, आपकी सेहत बहुत प्रभावित होती है और अन्य रोगों का फिर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। भूमि प्रदूषण से इसमें कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आप देख रहे हैं कि अब जो लैंड है, जो सॉइल सिस्टम है, वो भी हमारा उतना प्योर नहीं रहा है, उतना नेचुरल नहीं रहा है, मैनिपुलेटेड किया गया है। उनकी फर्टिलिटी में कमी आई है, उत्पादकता में कमी आई है और तो और उनमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी ऐसे पाए जाने लगे हैं जो कि अब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में इंक्लूड हो जाते हैं और वो हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं। लाइक टमाटर में लेड मिलने की खबर बहुत ज़्यादा थी लास्ट ईयर। पाया गया है कि जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं या जो एयर पॉल्यूशन से निकलते हैं, वो सॉइल में मिलते हैं और उससे ये लेड एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स फसलों के द्वारा, जो कि रोगों को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट, अगेन कृषि उत्पादन में गिरावट हो रही है। नो डाउट आप सभी इस चीज़ को समझते हैं, सभी को ये बात पता है कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है और प्रोडक्शन घट रहा है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स को हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, इतना दोहन किया है हमने इनका कि उसके बावजूद जो मिट्टी है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड जो है काफ़ी चल गया है। कुछ क्षेत्रों में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी मानी गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और मुझे लगता है शायद हमारे इंडियन फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक विधिवत ट्रेनिंग लेनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जल संकट, जल संकट के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब पानी में प्रदूषण मिल जाता है तो वो ना हमको बीमार करता है केवल, बल्कि देखा जा रहा है कि जल का स्तर भी गिरता जा रहा है। तो ये भी एक जल से संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई है पर्यावरण अपघटन के परिणाम स्वरूप। चौथा है जलवायु परिवर्तन।
ग्लोबल वार्मिंग है, आप सभी इस शब्द से वाकिफ़ हैं, सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, या ये कह लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हीट ट्रैपिंग जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब हमारी पृथ्वी की सतह उस हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है, ट्रैप हो रही है हीट, और उसकी वजह से हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम में असामान्यता आ रही है। तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा इसका रिजल्ट है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का। जैव विविधता पर संकट, फिर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जब पर्यावरण ही जीवों के अनुकूल नहीं रहेगा तो फिर लाइफ को सस्टेन कौन करेगा। तो जैव विविधता पर भी संकट अब आने लगा है। कुछ प्रजातियां तो विलुप्ति की कगार पर भी पहुंच चुकी हैं। इसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, नुकसान तो बहुत हो चुका है। कई अखबारों में जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो ऐसा सुनने में आता है कि हम लोग पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं कि अब हम रिटर्न ऑफ नो पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सॉरी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। PNR स्टेट में जा चुके हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न स्टेट वो दशा है जिस पे आप और हम प्रयास कर भी लें पर्यावरण को बचाने की, तो भी पर्यावरण अपने पहले जैसी संतुलित अवस्था में नहीं आ सकती। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भयावह है, ये कि हम पर्यावरण को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं और पर्यावरण कितने अस्थिर स्थिति में आ चुकी है। पहला तो इसको रोकने के उपाय में अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास है। विकास कार्यों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। सतत विकास का मतलब होता है कि हम वर्तमान में जो भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसको इस तरह से उपयोग करें कि उनकी उपलब्धता भविष्य में बनी रहे, आगे आने वाली पीढ़ी उसका लाभ ले पाए। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा है वन संरक्षण, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नो डाउट, हमने जो वन काट दिए हैं अब उसको हमें रोक देना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, और जितने वृक्ष अभी शेष रह गए हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। पुनर्नवीनीकरण, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। कई बार अक्सर देखा गया है कुछ क्षेत्रों में जो है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस लोग अपनाने लगे हैं कि जो प्लास्टिक होता है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको पुनः उपयोग करने लगे हैं, और ये पॉलिसी अपनानी जानी चाहिए। इससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तो फॉलो कर ही पाएंगे, साथ में हम डैमेज भी कम कर पाएंगे अपने एनवायरनमेंट को। फोर्थ है पुनः स्थापन, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। हमने टाइगर प्रोजेक्ट्स, एलिफेंट प्रोजेक्ट्स, राइनोसेरस प्रोजेक्ट्स और भी कई प्रोजेक्ट्स हमारे देश में चल रहे हैं, हमने सुना है इनके बारे में। तो ये रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स भी हमारे पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिफ्थ है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम अगर यूज़ करें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा हमारे लिए, क्योंकि हम उन चीज़ों का दोहन करने से बचेंगे जो कि रिन्यूएबल नहीं हैं और जो प्रकृति में केवल एक सीमित क्षेत्र तक ही उपलब्ध हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, वाटर एनर्जी है। दीज आर द बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट मे बी यूजफुल इन द डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रोटेक्शन। उनको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। कंक्लूड करते हैं तो पर्यावरणीय क्षरण वैश्विक स्तर पर एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है, नो डाउट। यह न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि संपूर्ण जैव मंडल को प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज और पब्लिक इन जनरल को मिलकर कार्य करना चाहिए, करना होगा। यदि हमने समय पर उपयुक्त कदम नहीं उठाए तो भविष्य की पीढ़ियां एक अत्यंत संकटग्रस्त पर्यावरण में जीने के लिए मजबूर होंगी। ये आपके और हमारे बच्चे होंगे, ये हमारी पीढ़ियां होंगी जिनके लिए शायद पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध ना रहें। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पर्यावरण क्षरण को रोकें और उसको संरक्षित करने का प्रयास करें। लास्ट में एक कोटेशन के साथ में, यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें अपने परिणामों से अवगत कराएगी और कराती रहेगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पर्यावरण अपघटन का केवल
संकल्पना संकल्पना का भाग था। हमने संकल्पना के तहत भी विभिन्न पक्षों पर बात की है। हमने इसके अर्थ को समझा, हमने इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात की है, हमने इसके प्रमुख घटक को लेकर चर्चा की है, हमने इसके प्रमुख कारण समझने का प्रयास किया है, फिर हमने इसके प्रभाव के बारे में जाना, और फिर हमने इसके रोकने के उपाय भी कुछ सुझाए हैं। तो ये सारा का सारा जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, दैट वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप इस वीडियो में जो कंटेंट है वो आपको समझ आया होगा। ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशनल होगा, बहुत यूज़फुल होगा, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अ, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।